कि जब कुछ लोग कहते हैं कि पेशाब के चिराग जलवा देंगे, अगर इतनी गर्मी है तो सरकार बन जाने दीजिए, देखा जाएगा। एक चीज़ और कही थी कि यहाँ की जो है भाजपा नेता है ज़मीनों में कब्ज़ा कर रहे हैं और शराब जो है बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। शायद उनका इशारा हाजी रजा की तरफ है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएँगे जब सरकार हमारी आएगी। तो ऐसा किया होगा जो 25 मुकदमे लायक उनको ख्याति प्राप्त लब्ध किसी ने माना होगा। तो मुकदमे वापस होंगे जब सरकार आएगी तब तो वापस होंगे। नगर पालिका को वो अपने घर की तरह चला रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। मंत्री अखिलेश जी भी थे, आतंकवादियों को छोड़ा करते थे और मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं, जो अपराधियों को जेल से निकलने में अब चिंता हो रही है। इतने चौराहे में जितने भी उनके वो लगे थे शिलान्यास वगैरह जहाँ पर किया था जो भी वो सब चीज़ें हटा दी गई क्योंकि हाजी रजा वहाँ पर लिखा हुआ था। जी, जी, वो यही चर्चा का उनको विषय रहा। क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि उस पर विधायक जी का नाम भी होना चाहिए, इसलिए और सभासद का नाम की ज़रूरत नहीं है, उसमें नज़ाकत जी का नाम हो सकता कुछ है। लोग ये कहते हैं कि चुनाव के पहले ये जो है विधायक जी ने जानबूझकर ये सब चीज़ें की क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अभी तक जो है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये पोलराइज़ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए कई मुस्लिम मेरे साथ चलते हैं, आपको नहीं मालूम होगा। जी। मेरे काफ़िले में कम से कम 10-12 मुस्लिम लड़के चलते हैं, जो दिन भर नारे लगाते। मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। जिस दिन ये अरेस्ट हुआ था आदमी, उस दिन लाला बाज़ार में विक्रम सिंह ज़िंदाबाद के नारे लगे थे। जिस दिन ये व्यक्ति अरेस्ट हुआ था, उस दिन न जाने कितने लोगों ने फ़ोन पर मुझे बधाई दी थी, कुछ महिलाओं ने रोते हुए दी थी। जिस दिन ये व्यक्ति अरेस्ट हुआ था, उस दिन के बाद से न जाने कितने मुस्लिम लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपने एक न्यायपूर्ण काम किया है। चुनावी परिचर्चा के दौरान हम कुछ मुस्लिम समाज के पास भी गए, उनसे बातचीत किया। हमने कहा कि आप लोग जो है भाजपा का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये जो है हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करते हैं, विकास के एजेंडे पर ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव जो है हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर जो है चुनाव। इस देश में उम्मा के नाम पर वोट जो लोग दें, वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर लोगों ने रहे हैं? सबसे ज़्यादा सीवर लाइन पर जो है फ़ोकस किया है कि सीवर लाइन जो है क्यों नहीं बन पाई है? सीवर लाइन इसलिए नहीं बन पाई कि एक तो 22 महीने कोरोना आ गया, दूसरा उसका डीपीआर ही नहीं था। पुरानी जीटी रोड की बात होती है, डिवाइडर वाली रोड, इस पर भी लोगों ने कई सवाल किए कि आखिर ये कब तक बनेगा क्योंकि पत्थर तो वहाँ पर लग गया है, लेकिन रोड का काम भी चालू नहीं हुआ है। पत्थर सिर्फ इसलिए लगा है कि लोगों को जानकारी हो जाए कि इलेक्शन के पहले इसलिए पत्थर लगाना ज़रूरी था कि कई बार हम लोग संत नहीं हैं, कि काम कर दिया और उसके बाद किसी को बताए नहीं। तो क्या विधायक जी सिर्फ़ जो है चौक के लिए हैं, पूरा शहर टूट रहा था, उस समय विधायक जी ने क्यों नहीं देखिए किया? जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग कई बार ऐसा बोलते हैं जैसे कि उनका कोई जगह उनकी ले ली गई है। जी। जो भी लोग ये बातें उठा रहे हैं या तो उनके लिंक समाजवादी पार्टी से हैं जी। और या उनके लिंक कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से लोगों हैं। ने ये कहा कि विधायक जी जो है क्योंकि शहर पूरा टूटा, टूटने के बाद कोई उसके बाद बन नहीं पाया। अंजनेय कुमार जी ने काफ़ी जो है उसमें ये काम किया और ये जब झगड़ा मतलब जो भी आप लोगों का वक्तव्य हुए, बातचीत हुई, तो इसमें कहीं न कहीं जो है विधायक जी ने जो है अंजनेय जी का ट्रांसफ़र करा दिया। तो क्यों नहीं करा देंगे? हमारी सरकार है। कि जो है कमला लाइब्रेरी की बात आती है जीटी रोड में, वहाँ भी काफ़ी उसके आस-पास भी अतिक्रमण है और उसके सुधार के जो है प्रति आप लोग क्या कहें? कि विधायक जी जो है कोरोना काल में वो दिखाई नहीं पड़े वो बीच में। विधायक तो बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी पढ़े-लिखे विधायक यही बने, लेकिन इनके साथ के जुड़े हुए कुछ लोग जो है, वो सही नहीं है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वो विधायक जी को वोट दें, मेरे साथ वालों को वोट ना दें। चुनावी चर्चा के बीच हम कुछ राजनेताओं से बात करते हैं, जो सत्ता की नुमाइंदगी करते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फ़तेहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं भाजपा से और 2 बार के एमएलए भी हैं यहाँ से। विक्रम सिंह, आपका स्वागत है युवांता प्रवाह में। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। राजनीतिक चर्चा करने से पहले क्योंकि कई बार लोगों ने हमसे कहा भी कि ये बात ज़रूर पूछिएगा, एक आपकी राजनीतिक जुड़े जो पृष्ठभूमि रही है, उसकी भी चर्चा होती है। एक नाम ज़हन में आता है जब भी राजनीति की बात होती है, जो आपसे जुड़े रहे चंद्रा स्वामी का। कैसे क्या जुड़ाव रहा? कैसे जो है अम, छात्र राजनीति के बाद में मुझे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, बहुगुणा जी इत्यादि के साथ में जुड़ाव रहा मेरा। जी, उसके बाद में राजनीति जब एंटी कांग्रेस अ, पीक पर पहुंची, जी, उस वक्त मेरा जुड़ाव उनके साथ हुआ और आमंत्रण उन्हीं का था। मैं तब राजनीति को थोड़ा-सा संन्यास देकर लेकर और अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी दौरान उनसे भेंट हुई, भेंट होने पर मुझे लगा कि मैं जो भविष्य में करना चाहता हूँ, जी,
उसमें उनका बहुत सहयोग हो सकता है और उनके कारण, उनसे जुड़ाव के कारण मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े देश के दिग्गज नेताओं से मिलने का, उनको समझने का, उनके पौरुष का, उनके सोच का, उनके विस्तार का सब ज्ञान हुआ। अल्प आयु में ये ज्ञान हो पाना सबके लिए संभव नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए संभव होता है जो बड़े परिवारों में जन्म लेते हैं। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ और था, तो इसलिए मेरे लिए एक तरीके से ये एक आशीर्वाद बनकर पहली बार रहा। मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? पहली बार मेरी मुलाकात उनकी अ, होनी प्रयाग में थी, लेकिन हो नहीं पाई और वो फिर दिल्ली में हुई थी। अच्छा, अच्छा। जी। तो स्कूलिंग जैसे आपकी हुई तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई के दौरान नहीं, या जी। मैं मेरे पिताजी चूँकि मैंने बताया एयर फ़ोर्स में थे, तो उनके साथ जहाँ-जहाँ भी रहे वहाँ जो भी अच्छे विद्यालय थे उनमें पढ़ाई हुई। उसके बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय में आया। जी, जी। एडमिशन मेरा दोनों जगह था, प्रयाग में भी था, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में भी था, जी, लेकिन मुझे वहाँ की पढ़ाई क्रिश्चियन कॉलेज की अच्छी लगी, जी। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। फिर वहाँ से छात्र राजनीति में उतर गया। मैं पहला साइंस साइड का विद्यार्थी था जो छात्र राजनीति में गया वहाँ, ऐसा वो लोग बताते थे। और फिर वहाँ से कभी बहुगुणा जी का साथ दिया अमिताभ के खिलाफ, तो कभी वीपी सिंह जी का साथ दिया। उससे और मेरी लगन से, मेरी मेहनत से, मेरी कर्मठता से और जज़्बातों को, भावनाओं को समझते हुए लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, सबने बढ़ाया और सबके मैं नज़दीक रहा। उसी प्रक्रिया में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उनसे भेंट हुई। फिर उसके बाद जब उनका उस वक्त राजनीतिक क्षितिज पर वो एक बहुत बड़ा नाम थे जी। और चंद्रशेखर जी की सरकार थी। चंद्रशेखर जी और उनके बीच बहुत गहरे ताल्लुकात थे, बहुत एक दूसरे को सम्मान करते थे। तो वहाँ से फिर एक यात्रा शुरू हुई। वो यात्रा विदेशों में भी ले गई, वो यात्रा देश के अन्य भागों में भी ले गई और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस उम्र में भी देश का कोई कोना शायद ही मुझसे छूटा हो या विश्व का कोई कोना मुझसे छूटा हो। हाँ, हम लोग देखते रहते हैं फ़ेसबुक वगैरह जो है अब जैसे आप लोग डालते हैं फ़ोटो वगैरह तो ये कई जगह जैसे लद्दाख वगैरह में सब जगह जी। लद्दाख वगैरह तो अपने देश का हिस्सा हैं। जी। लेकिन विश्व के लगभग 60 देश मैं घूम चुका हूँ और साठों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन जी, जी। लोगों से भेंट हुई, हुँ, उन लोगों को जानने का मौका मिला। हुँ, विश्व के बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। हुँ। तो ये जो मौके होते हैं, अब चूँकि मैं तो हमेशा शोधपरक मेरा व्यक्तित्व है। मैं जी। कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता, अपने कामों से संतुष्ट नहीं होता और संतुष्टि जिसमें आ गई वो संत हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से सीखने की प्रक्रिया को जी, बनाए रखता हूँ जी। और वो छोटे भी हो सकते हैं मुझसे हुँ। और बड़े लोग भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल डेब्यू की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? पॉलिटिकल डेब्यू मान लीजिए अगर आप छात्र राजनीति का माने तो प्रयागराज से हुई। हुँ, स्कूल में मैं स्कूल कैप्टन वगैरह रहा हूँ, हुँ, स्पोर्ट्स वगैरह का भी हुँ, मुझे बड़ा शौक रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी मैंने अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को रिप्रेजेंट किया। जी, लेकिन जो मुख्यतया जो विषय राजनीति का है, जी, वो मैंने वीपी सिंह जी के साथ में मैं बहुत नज़दीक था। जी, तो वीपी सिंह साहब ने कहा कि विक्रम आप चुनाव लड़िए। जी, मेरी मेहनत को देखते हुए या उन्हें लगा होगा जो भी मुझ में। तो मैंने कहा ठीक है साहब लड़ लेते हैं। तो चुनाव की तैयारी किया तो जब कागज़ इकट्ठे किए तो वकीलों ने बताया कि अभी आप अंडर एज हैं, अच्छा, अभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन उस चुनाव में मेरे कहने से उन्होंने लगभग 13-14 लोगों को टिकट दिया, मेरे आग्रह पर और वो अच्छे लोग थे सब। जी, और कुछ लोगों का मैंने देखा कि मैंने टिकट तो दिला दिया लेकिन वो हार गए चुनाव। और मुख्यतः उनकी हार का जो कारण था, वो उनके पास धनाभाव था। तो मैंने भी मन ही मन निर्णय लिया कि देखिए ये 2 प्रक्रिया है राजनीति की। जी, एक ये है कि आप धनाभाव को खत्म करने के लिए राजनीति में आते हैं हुँ, और दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप धन पहले कमा लें और हुँ, फिर राजनीतिक सेवा आराम से करें, राजनीति से कुछ ना कमाएँ। हुँ, और इस विचार से प्रभावित होकर मैंने
सोचा पहले अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा देना मेरा पहला कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। फिर उसके बाद में राजनैतिक कर्तव्य देश में जो मैं कर सकता हूँ। इस दौरान मुझे बड़ा मौका मिला शोध करने का, हर विषय को समझने का, गहराई तक उतरने का, किस विषय पर क्या किया जा सकता है जो सकारात्मक होगा। जी, ये जी। सब मैंने राजनीति में आने के पहले ही चिंतन मनन किया था। जब एमएलए का चुनाव आप लड़े थे, तो पहली बार ही था जब आप फ़तेहपुर आए थे बाई इलेक्शन के दौरान 2014 की नहीं, बात? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। फ़तेहपुर से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, मेरी बहुत सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर। जी, जी। मैं यहाँ पर जब हाफ पैंट पहनता था, जी, तब जी। मैं यहाँ शादियों में आता था, आ चुका हूँ। जी। तो फ़तेहपुर से मेरा रिश्ता पुराना था और मैं हमेशा चैलेंज लेने का आदी हूँ, जी। कि कुछ चैलेंजिंग चीज़ करनी चाहिए, जो लोग कहें कि ये नहीं हो सकता था और ये इन्होंने कर दिखाया। हुँ, तो एक नया कर्म क्षेत्र मैंने चुना। हुँ। मैं कानपुर भी चुन सकता था, कानपुर देहात भी चुन सकता था, जालौन भी चुन सकता था। मैं कई कर्म क्षेत्र हैं। प्रयागराज में भी मुझे उतने ही चाहने वाले हैं, हुँ, जितने फ़तेहपुर में होंगे या जितने कानपुर में होंगे या जितने अन्य क्षेत्रों में। हुँ। फ़तेहपुर चुनने का कारण सिर्फ़ यही था कि ये सबसे पिछड़ा था इन सारी जगहों में। तो मुझे लगा कि यहाँ काम करने की संभावना है, यहाँ लोगों को समझाने की संभावना है, यहाँ कुछ करूँगा तो वो दिखेगा। ये एक विचार मन में लेकर मैं यहाँ आया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप तो जो है एमपी का टिकट माँग रहे थे और उसके बाद जो है अब विधायकी के लिए आपको जो है टिकट दे दिया गया। जी हाँ, ये सही बात है। मैं जी, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से प्रयासरत था जी, और जब उस दौरान ही 2014 में ही उपचुनाव था, हुँ, तो उपचुनाव में जब सांसद का टिकट नहीं दिया हुँ। पार्टी ने, तो बड़े स्तर पर जो भी चर्चा हुई हो, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं इनको विधायक अच्छा, लड़ा बीच में दो। ये भी लगा था कि कानपुर में भी प्रचार-प्रसार आपका चल रहा है, तो क्या कुछ ऐसा था संभावना कि अगर मान लीजिए टिकट यहाँ से नहीं मिलती है तो? नहीं, ऐसा नहीं। टिकट यहाँ से ना मिले इसकी कोई संभावना नहीं थी, ये तो हुँ, लोक चर्चा का विषय था। जी, और कुछ लोग जो स्वयं भी लड़ना चाहते हैं, वो जी, इस तरह की चर्चा करते हैं और वो लोकतांत्रिक क्षेत्र की बात है, हुँ, कोई भी चर्चा कर सकता है। हुँ। कभी भी मेरा मन इस विधानसभा को छोड़कर कहीं भी जाने का नहीं रहा है और जब बनेगा भी कभी, तो सांसद के लिए ही मैं प्रयासरत क्योंकि रहूँगा। रूमर जब उड़ते हैं तो उनको एक बार जो है क्लेरिफ़ाई करना ज़रूरी होता है कि देखिए, रूमर्स रूमर्स ही होते हैं, जी, उनके पैर नहीं होते, इसीलिए टिकट मिलने तक मैं शांत रहता हूँ। जी, जिसको जो कहना है वो कह सकता है, उसको किसी का मुँह बंद करने की प्रक्रिया लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। जी, लेकिन ये सही है कि कहीं और से लड़ने का मन कभी भी नहीं बना है। हाँ, हुँ, कभी कोई हमारे बड़े नेता आते हैं, तो उनके स्वागत में अगर होर्डिंग, पोस्टर वगैरह लगवाने हों, हुँ, तो और जब आग्रह करती है पार्टी या नेता, हुँ। तो हम लोग उसको लगवा देते हैं। उससे लोग कन्क्लूज़न ड्रॉ करते हैं और कोई बात नहीं है। हुँ। इस बार का जो चुनाव है 2022 का, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक विशेष प्रकार की राजनीति को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधी नेता बन रहे थे और युवा उन अपराधियों से नेता बनने की प्रक्रिया सीख रहे थे। जी, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया था और अधिकारी हो, नेता हों और उनके मध्य एक दलाल वर्ग पैदा हो गया था, जिसे लगता था कि हम सिस्टम को चलाने में, घुमाने में बहुत सक्षम हो गए हैं और उस कारण से गरीब जनता की सुनने वाला कोई नहीं था और वो प्रताड़ित रहती थी, वो चाहे किसी भी समाज की हो। मैंने अपने इस अभियान में देखा कि 2014 के बाद से मोदी जी ने देश भर में जो कार्य शुरू किया, उसको योगी जी ने बहुत तेज़ी के साथ और जब बड़े-बड़े अपराधियों के खिलाफ उन्होंने निर्णय सख्त लेने शुरू किए, उस निर्णय से जो युवा प्रभावित हो रहा था अपराध की तरफ जाने के लिए या राजनैतिक शॉर्टकट्स के लिए, वो युवा रुका है और वो एक लॉन्ग टर्म राजनीति करने की ओर गया है। राजनीति सेवा नीति बनी है, ये तय है और योगी जी ने एक जो अधिकारियों के अंदर भी कहीं-कहीं पर आप जानते हैं कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक धंधा हो गया था और इन सब चीज़ों को बिल्कुल लगाम लगा दिया उन्होंने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, भले ही इससे किसी व्यक्ति की जेब में कुछ ना गया हो जी, या उसको कोई व्यक्तिगत लाभ ना हुआ हो,
लेकिन एक बड़े स्तर पर यदि कोई पैसा बचता है, यदि मान लीजिए सफाई महोत्सव में 400 करोड़ खर्चा नहीं होता, तो कहीं सड़क, कहीं टंकी, कहीं बिजली में लगता होगा। जी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो जनता समझ रही है इस वक़्त। इस चुनाव में खासकर देखा गया कि एक सर्दी-गर्मी की ट्विटर वार भी छिड़ा, सर्दी-गर्मी की बात हुई है। योगी जी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अखिलेश यादव यहाँ पर 2 दिन पहले आए थे। उन्होंने कहा कि वो गर्मी निकालते हैं, हम भाप निकाल देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी अ, की बातों पर मैं बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये सही है कि जब कुछ लोग कहते हैं कि पेशाब के चिराग जलवा देंगे या अधिकारियों को ऐसे कर देंगे या वो एक बड़े बहुसंख्यक समाज की ऐसी-तैसी कर देंगे, तो कहीं न कहीं उन लोगों को जवाब देने के लिए कोई व्यक्ति आगे आएगा और आना चाहिए भी, कि भई अगर इतनी गर्मी है तो सरकार बन जाने दीजिए, देखा जाएगा। लेकिन मैं तो ये राजनैतिक शुचिता जो है, वो जी। अपने आप में बनाकर रखनी चाहिए। हमें तो विरोधी भी मिलते हैं, तो मैं उनसे नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने आचरण को अपनी मानसिकता से प्रभावित नहीं होने देता हूँ। अखिलेश यादव ने एक चीज़ और कही थी कि यहाँ की जो है भाजपा नेता है, ज़मीनों में कब्ज़ा कर रहे हैं और शराब जो है बेचने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? मैं तो न मेरी कभी कोई दुकान रही है शराब की, न मैंने कभी शराब बेची है और न मैंने कभी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसी कोई बात मेरे लिए कहेंगे और अखिलेश जी मुझे जानते हैं बहुत अच्छे अच्छा, से अच्छा। और मेरा परिचय है उनसे। हो सकता है किसी दूसरे नेता के लिए कहा हो, लेकिन परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के लिए उन्होंने कहा था यहाँ के लिए। कहीं कोई किसी ने कोई गलती की हो और उनकी नज़र में आई हो तो वो अलग बात है। जी। मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो ऐसी कोई भी बात कभी भी कहेंगे हुँ। क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से जानते भी हैं और मेरे आचरण को और मेरे संस्कारों को जानते हैं। और मैं कभी भी इस तरह के कृत्यों में पड़ता नहीं हूँ और ना ही इस तरह के कृत्य करने वालों को कोई मेरा संरक्षण रहता है। एक बात उन्होंने अखिलेश जी ने और कही थी कि यहाँ के लोग झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हुँ। शायद उनका इशारा हाजी रजा की तरफ है कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाएँगे जब सरकार हमारी आएगी। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुकदमे 25 के लगभग उनके ऊपर थे। मैंने एक भी नहीं लगवाया था, एक ही मुकदमा लगा है उन पर मेरे द्वारा। मेरे द्वारा भी नहीं लगा है, पुलिस के द्वारा लगा है। 25 मुकदमे हमने तो लगवाए नहीं थे, किसी न किसी ने लगवाए होंगे। मुझ पर नहीं है, आप पर नहीं है, अन्य लोगों पर नहीं है, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जो 25 मुकदमे लायक उनको ख्याति प्राप्त लब्ध किसी ने माना होगा। तो मुकदमे वापस होंगे जब सरकार आएगी तब तो वापस होंगे। हमारी सरकार रहेगी, किसी अधिकारी की ये स्थिति रहेगी कि वो ये मुकदमे वापस कर ले। लोग तो कहते हैं कि ये सब आपने ही किया है। मतलब जितने मुकदमे लगे हैं आपके दबाव में हुआ है। आप धरने में बैठे थे कोतवाली में। करेक्ट। जी। ये धरने पे बैठना एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को न्याय दिलाने के लिए था। हुँ, मेरी जानकारी ये थी कि ये जो अपराधी है, हुँ, ये अपराधी का अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। नगरपालिका को वो अपने घर की तरह चला रहा था और इसलिए धरने पर बैठकर एक संकेत हुँ, और एक संदेश मैंने अधिकारियों को दिया था हुँ, क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी थी कि कुछ अधिकारी उसके पक्ष में हो सकते हैं जी। और संकेत स्पष्ट हुँ, हो जाए हुँ, शुरू में ही हुँ, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है अधिकारियों के काम करने के लिए हुँ, और जो भी मुकदमे लगे हैं हुँ, वो मारते हुए पूरा वीडियो है सामने। तो जब मैं संतुष्ट हुआ कि हाँ, इसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया है हमारे कार्यकर्ता पे, जी, जी। तब मैं बैठा हूँ जाकर। मैंने इतने वर्षों से वो सभासद हैं जी, जी, और नगरपालिका में बहुत तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। जी। मैंने जब तक मेरे पास प्रूफ़ नहीं होता है, मैं किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करता हूँ। विक्रम जी एक बात बताइए कि ठीक है आप धरने पे रहे लेकिन सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। आपको धरने में बैठने की क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ? सरकार मेरी है, सरकार का आप इसका मतलब नहीं समझते हैं। सरकार के भिन्न-भिन्न अंग होते हैं, भिन्न-भिन्न संस्थाएँ होती हैं। कौन-सी संस्था में कौन-सा व्यक्ति बैठा है, इसका प्रभाव उस संस्था पर भी पड़ता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। प्रधानमंत्री अखिलेश जी भी थे, आतंकवादियों को छोड़ा करते थे और मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं, जो अपराधियों को जेल से निकलने में अब चिंता हो रही है। तो ये व्यक्ति का जो प्रभाव है संस्था के ऊपर, इसको आप नगण्य नहीं कर सकते, इसको माइनस नहीं कर सकते। तो जब ये निगेट नहीं कर सकते, तो अधिकारी को मैसेज देना पड़ता है कि सरकार की नीतियों के अनुसार चलिए, अन्यथा आपके साथ भी गलत हो सकता है। सरकार आपको बख्शेगी नहीं। तो इसलिए मैं वहां बैठा था कि आप मेरे सामने मुकदमा करिए, जो भी सुसंगत धाराएं हैं वो आप जानिए और जो बता रहा है व्यक्ति उसके अनुसार करिए। मैं नहीं लिखवाने गया हूं वहां पर एफआईआर। और आप एक बात समझिए कि ये अपराधी कितने चतुर थे और कितने इनके हाथ और इनकी जमीन, इनकी जड़ें कितनी गहरी थी कि अधिकार बाद मुकदमा होता था और उसके बाद में ले देकर कहीं ना कहीं एफआईआर लग जाती थी हर मुकदमे में। हाँ, एक लंबी फेरिस्त हमने एक देखी है एक एफआईआर महिला है, की। वो भागकर यहाँ से, नूर मंजिल उसकी जमीन थी, उस पर गोली चली, उसकी 2 साल की बच्ची को गोली लगी। यही सपा बसपा का काल था और मुकदमे में 302 307 नहीं है, लाइसेंसी रिवॉल्वरों से गोली चली, सारा शहर जानता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो। तो जनता इसीलिए मेरा समर्थन कर रही है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, जनता लड़ रही है और इसीलिए समर्थन कर रही है कि इन अपराधियों के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, सब एक दूसरे से मिले हुए थे। एक सज्जन तो ये कहते हैं, हमसे कह रहे थे कि इस समय जो है विधायक जी इनसे नाराज हैं, लेकिन रियल एस्टेट का काम तो इन्हीं के साथ में मिलके करते थे। कौन? कुछ लोग थे, अब उन्होंने नाम नहीं मेरे बताया। साथ करते थे। हाँ, कि वो जो है जमीनों का जो है वो करते थे। हाँ, अब कुछ मनमुटाव हो गया होगा, इसकी वजह से ये सब चीजें कर रहे हैं। तू बताए, स्पष्ट बताए कौन सा मनमुटाव और किस कारण हुआ है। हमारा मनमुटाव किसी से होता ही नहीं है। मैंने जीवन में 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट रखी हैं अपने व्यापार के संबंध में। मैं कभी भी उधार लेकर व्यापार नहीं करता। मेरी बुक में उधार नहीं मिलेगा आपको मेरी टैक्सेशन की लिस्ट में। जी। और दूसरा, मैं पार्टनर नहीं करता किसी को। तो ये उनकी जो बात है वो वहीं से खारिज हो जाती है। अच्छा, ये जितने चौराहे में जितने भी उनके वो लगे थे शिलान्यास वगैरह जहाँ पर किया था, जो भी वो सब चीजें हटा दी गई क्योंकि हाजी रजा वहाँ पर लिखा हुआ था। ये जी, भी जी, ये वो भी चर्चा का उनको, विषय रहा। क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि उस पर विधायक जी का नाम भी होना चाहिए, इसलिए, और सभासद का नाम की ज़रूरत नहीं है। उसमें नज़ाकत जी का नाम हो सकता है। नहीं, हो तो सकता है, फैक्ट तो यही है, हाँ। लेकिन जो 5 साल से जब से ये थे, तब तब ये आपने क्यों नहीं नहीं, करवाया? तब भी मैंने दिया था, जी। लेकिन तब इतना इंटरेस्ट नहीं था और मुझे ये लगता था कि ये अपने हिसाब से सुधर जाएँगे। हुँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं रहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के। लेकिन जब उन्होंने हाथ उठाया एक पदाधिकारी पर, जी, तो हमको बोलना बहुत ज़रूरी था, हुँ, क्योंकि यह सत्ताधारी दल के एक पदाधिकारी पर आप हाथ उठाएँ, ये आपको एक बड़ा अपराधी बना देगा और बहुत सारे लोग आपके इस आपराधिक व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक हो जाते। हुँ। तो एक छोटे से सभासद को और एक छोटे से अपराधी को उसकी औकात और हैसियत बताना ज़रूरी था। कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनाव के पहले ये जो है विधायक जी ने जानबूझकर ये सब चीज़ें की, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अभी तक जो है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये पोलराइज़ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कई मुस्लिम मेरे साथ चलते हैं, आपको नहीं मालूम होगा। जी। मेरे काफ़िले में कम से कम 10-12 मुस्लिम लड़के चलते हैं जो दिन भर नारे लगाते हैं, योगी मोदी जिंदाबाद के। हुँ, न जाने कितने मुस्लिम परिवार हैं जिनके बच्चों की तबीयत, जिनके माँ-बाप की तबीयत मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे से ठीक हुई है। जी, तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, हुँ, ये अपराधी वर्सेस अदर्स है। अपराधी, आप 25 मुकदमे उठाकर देख लीजिए, सारे मुसलमानों के ही तो मुकदमे हैं। किसी हिंदू ने मुकदमा नहीं किया है उनके ऊपर। मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। जिस दिन ये अरेस्ट हुआ था आदमी, उस दिन लाला बाजार में विक्रम सिंह जिंदाबाद के नारे लगे थे। जिस दिन ये व्यक्ति अरेस्ट हुआ था, उस दिन न जाने कितने लोगों ने फोन पर मुझे बधाई दी थी, कुछ महिलाओं ने रोते हुए दी थी। जिस दिन ये व्यक्ति अरेस्ट हुआ था, उस दिन के बाद से न जाने कितने मुस्लिम लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपने एक न्यायपूर्ण काम किया है। ये इसके कारण हम लोग बहुत दबा हुआ महसूस करते थे, खुलकर कुछ नहीं कर पाते थे। चुनावी परिचर्चा के दौरान हम कुछ मुस्लिम समाज के पास भी गए, उनसे बातचीत किया। हमने कहा कि आप लोग जो है भाजपा का सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो उन्होंने कहा साहब ये जो है हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करते हैं, विकास के एजेंडे पर ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव जो है और मुस्लिम की राजनीति पर जो है चुनाव करते हैं। इस देश में उम्मा के नाम पर वोट जो लोग दें, वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? हमारी योजनाओं में एक भी ऐसी योजना बता दें जिसका लाभ हम लोगों ने मुसलमान समाज को, अल्पसंख्यक समाज को नहीं दिया है। जो उनका प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, उस प्रतिशत के अनुपात में कहीं ज़्यादा उनको लाभ मिला है हर योजना का। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, तो आप विकास की बात करते हो और कहते हो कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हमने नहीं किया है। 1905 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1925 में संघ बना था। तो हमने कभी शुरुआत नहीं की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1886 में हो गई थी। बाद में बीएचयू बना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अपनी मानसिकता बदलें। ये सब जो मुस्लिम हैं, ये सब अज़मी हैं। 98% अज़मी यानी भारतीय उत्पत्ति है इनकी। इनके पास इनका सिजरा है कि हम इस समाज के थे और हम मुस्लिम कन्वर्ट हुए। समस्या क्या है कि मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो अशरफ हैं, जो मुगल हैं, जो कादी हैं, जो सैयद हैं, ये और पठान हैं, ये लोग ज़्यादा हावी हैं। ये पूरी राजनीति के शीर्ष पर बैठते हैं और राजनीति को कैसे घुमाना है, उम्मा के नाम पर घुमाते हैं। जबकि जो पसमानदा समाज है, जो अर्जल हैं, जो अजलफ हैं, जो दलित कन्वर्ट हुए थे, जो ओबीसी कन्वर्ट हुए थे, उनको कई जगहों उनको सही ढंग से कन्वर्जन भी नहीं हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके पुराने लेखक कहते हैं जो औरंगज़ेब और उनके साथ में किताबें लिखे और उनको सही मुस्लिम मानते भी नहीं थे। तो अब इनको असुरक्षा की भावना इनके मन में कहाँ गई कि भाजपा जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। एक असुरक्षा की इनके अंदर भावना आ गई है। देखिए, हमारा और मुस्लिम समाज का एक ही जगह पर कन्फ्रंटेशन है, वो है गौकशी पर। जी। इसके अलावा कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। कोई मस्जिद गिराई गई हो तो बताएं, कोई वो इनके साथ में दुर्व्यवहार इनके समाज को लेकर कुछ किया गया हो तो बताएं। हाँ, अगर दंगे करेंगे लोग और उन पर एक्शन होगा, तो वो तो एक सरकार को नियम और कानून लागू करने के लिए ही चुना जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दंगों में जो लोग ये समझते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे और दूसरे परेशान होंगे, तो उनको कम से कम ये मैसेज देना आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि किसी का भी नुकसान हो सकता है। अगर हिंदुओं का नुकसान होता है तो मुस्लिम का भी नुकसान हो सकता है, शारीरिक भी, व्यावसायिक भी। तो क्यों करने दंगे? हम पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, पढ़ाएँ-लिखाएँ अपने बच्चों को। सरकार इतना खर्चा कर रही है, जिस दिन शिक्षित हो जाएँगे, उस दिन गलत और सही के बीच का निर्णय लेने में आसानी होगी। विधायक जी हमसे कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल किए हैं। वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि कुछ लोगों ने सबसे ज़्यादा सीवर लाइन पर जो है फ़ोकस किया है कि सीवर लाइन जो है क्यों नहीं बन पाई है? सीवर लाइन इसलिए नहीं बन पाई कि एक तो 22 महीने कोरोना आ गया, दूसरा उसका डीपीआर ही नहीं था। हमने जो डीपीआर समाजवादी पार्टी के समय पे इन लोगों ने बनाया था, वो धूल झोंकने जैसा काम था आँखों में। वो 240 करोड़ का था। 240 करोड़ के डीपीआर में ना एसटीपी था, ना उसकी प्लानिंग सही थी और उसके बाद में कई मोहल्ले बस चुके थे। नया डीपीआर हम लोगों ने बनवाया जब आंजनेय डीएम थे और वो डीपीआर जब तक बनकर तैयार हुआ तब तक कोरोना काल लग गया। अब चूंकि पैसा बड़ा है तो इसलिए वो केंद्र में गया, केंद्र से ने उसको वापस उत्तर प्रदेश भेज दिया। अब उत्तर प्रदेश में वित्तीय संस्तुति के लिए पड़ा है हमारा और अगले 5 साल के कार्यकाल में उसका भी निस्तारण होगा। पुरानी जीटी रोड की बात होती है, डिवाइडर वाली रोड, इस पर भी लोगों ने कई सवाल किए हैं कि आखिर ये कब तक बनेगा? क्योंकि पत्थर तो वहाँ पर लग गया है, लेकिन रोड का काम भी चालू नहीं हुआ। पत्थर सिर्फ इसलिए लगा है कि लोगों को जानकारी हो जाए कि इलेक्शन के पहले इसलिए पत्थर लगाना ज़रूरी था कि कई बार हम लोग संत नहीं हैं कि काम कर दिया और उसके बाद किसी को बताए नहीं। काम ही के लिए तो, विकास के लिए ही तो हम लोग वोट मांगते हैं ना कि हमने ये किया है, आप हमारे को इसलिए वोट दीजिए। तो वो काम बताना ज़रूरी था। तो उसमें 48 करोड़ रुपया आ चुका है, उसका काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे पोल शिफ्टिंग हो रही है, आप देख रहे होंगे वो सारा काम। उसमें पोल शिफ्टिंग होनी है, कुछ पेड़ कटने हैं और वो बाकायदा
एक बहुत ही सुंदर रोड बनेगी, जिनके घर उसके ऊपर हैं, उनकी माली हालत बेहतर हो जाएगी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू एनहांसमेंट अच्छा, होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अभी तक वहाँ पर जो मानक थे क्योंकि पहले भी अतिक्रमण हो चुका है, तो उसके बावजूद भी जब ये रोड चौड़ीकरण होगा तो और भी कुछ हिस्सा लिया जाएगा यहाँ से। ऐसा नहीं है। हुँ, जितना की ज़रूरत थी, उतनी की ज़रूरत पूरी है। उतनी अ, जगह वहाँ अवेलेबल है। जी। और कई सवाल हैं हमारे पास कई लोगों ने अतिक्रमण को लेके सवाल किए। कई लोगों ने ये कहा कि विधायक जी जो है जब अतिक्रमण हो रहा था तो उस समय चौक जो है धरने में बैठ गए केवल चौक को बचाने के लिए। बड़ा कई लोगों ने, एक लोगों ने नहीं बहुत सारे फ़ेरिस्त हमारे उसमें सोशल मीडिया में पड़ा भी हुआ है। तो क्या विधायक जी सिर्फ़ जो है चौक के लिए हैं, पूरा शहर टूट रहा था, उस समय विधायक जी ने क्यों नहीं देखिए किया? जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग कई बार ऐसा बोलते हैं जैसे कि उनका कोई जगह उनकी ले ली गई है। जी, जी। अतिक्रमण ही अपने आप में अतिक्रमण होता है। जी। यानी कि आप सरकारी भूमि के ऊपर हैं। किसी को भी आंजनेय बल्कि नोटिस देना चाह रहे थे कि हम इनसे पैसा वसूलेंगे, कुछ पैसा आ जाएगा तो हम उससे कुछ काम कर लेंगे। जी। वो हम लोगों ने रुकवाया कि नहीं, आप नोटिस देकर पैसा किसी से नहीं लेंगे। चौक की जहाँ तक बात है, पूरे देश में आप घूम आइए, जो भी पुराने गलियाँ हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, जो भी हैं, जहाँ भी कानपुर चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, कहीं चले जाइए, वो पतले हैं ही क्योंकि तब बड़ी गाड़ियाँ होती नहीं थी और व्यापार आमने-सामने बातचीत के ज़रिए ये सब होता रहता था। जी। तो वहाँ पर तोड़ने का मतलब ये था कि एक तो फतेहपुर में व्यापार कम, ऊपर से व्यापारियों को ही आप तंग कर रहे हैं। जी। तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। हुँ। उसमें सिर्फ़ चौक ही नहीं है, उसमें देखिए, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस इतनी जगह के लिए मतलब विधायक जी ने किया है। मैंने कहा था कि अब ये 2 के बाद और नहीं, ये ज्वालागंज हुँ। और ये ज्वालागंज टू राधानगर और ये वाली रोड, हुँ। क्योंकि ये ओल्ड जीटी रोड है, इसको जब हम बड़ा करेंगे, इसको जब हम चौड़ा करेंगे, तो इस पर बसें चलेंगी, इस पर लोग चलेंगे, इस पर फुटपाथ बनेगा। शहर का सौंदर्यीकरण भी एक मसला है। जो भी लोग ये बातें उठा रहे हैं, या तो उनके लिंक समाजवादी पार्टी से हैं और या उनके लिंक कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हैं। मैंने कोई भी कह नहीं सकता है कि किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो। जिनको तकलीफ हुई उस वक़्त भी हम लोगों ने मदद करने का उनका प्रयास किया था। लोगों ने ये कहा कि विधायक जी जो है क्योंकि शहर पूरा टूटा, टूटने के बाद कोई उसके बाद बन नहीं पाया। अंजनेय कुमार जी ने काफ़ी जो है उसमें ये काम किया और ये जब झगड़ा मतलब जो भी आप लोगों का वक्तव्य हुए, बातचीत हुई, तो इसमें कहीं न कहीं जो है विधायक जी ने जो है अंजनेय जी का ट्रांसफ़र करा दिया था। ये भी आप पर जो है लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, सवाल पूछते हैं। तो क्यों नहीं करा देंगे? हमारी सरकार है। कोई अधिकारी हमारे अनुरूप काम नहीं करेगा, जी, जी। तो क्यों नहीं उसका ट्रांसफ़र होगा? ये कब कि ये यहाँ पर वो क्या जुए के अड्डे पकड़ लिए थे। वो एक अंसारी एसपी आया था यहाँ पर, जी, जी। तो उसका ट्रांसफ़र सपा कराए तो वो बेहतर है। और यहाँ पर जनता के मंशा के अनुरूप लोग काम ना करें अधिकारी, और विधायक के और सत्ताधारी विधायक के अनुरूप काम ना करें और वो रहें जिले में, ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। जी। एक सवाल किसी सज्जन ने हमसे किया कि जो है कमला लाइब्रेरी की बात आती है जीटी रोड में, वहाँ भी काफ़ी उसके आस-पास भी अतिक्रमण है और उसके सुधार के जो है प्रति आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, लाइब्रेरी के सुधार के लिए मैंने कई बार बात किया है जी। और मुझे लगता है कि इस पंचवर्षीय में मैं एक अच्छी लाइब्रेरी और साहित्यिक कक्ष के साथ में और विद कंप्यूटर्स बनाने का पूरा एक हम लोगों का एक योजना रहेगी और युवाओं को भी लाभ होगा, शहर के साहित्यकारों को भी लाभ होगा और ऐसे लोग जो स्वाध्याय के लिए कहीं शांतिप्रिय जगह पर, शांतिपूर्ण जगह पर जाकर बैठना चाहते हैं, जी। उन्हें भी लाभ होगा। अ, कई लोगों ने सवाल किए कि विधायक जी ये बताएँ कि 5 साल में 5 क्या 7 साल आपको हो गए, उन्होंने क्या विकास किया जिले में? 5 वर्ष हुए हैं सत्ता में जी। और सा ढाई वर्ष हुए हैं जब सत्ता नहीं थी जी। उत्तर प्रदेश में, हुँ। सिर्फ़ दिल्ली में हमारी सत्ता थी। जी। तो जो लोगों ने ये प्रश्न किया है, उन्हें ये शायद जानकारी नहीं होती कि विधायक जो है विधानसभा के लिए चुना जाता है, लोकसभा के लिए नहीं चुना जाता है। फिर भी मैंने दौड़-भाग करके केंद्रीय विद्यालय फ़तेहपुर में मैं लेकर आया, स्मृति ईरानी जी से। जी। मैं एक सैनिक स्कूल भी ले आया था, लेकिन चूँकि सरकार हमारी नहीं थी, तो फ़तेहपुर के लोगों को ये जानना आवश्यक है कि वो सैनिक स्कूल मुलायम सिंह जी मैनपुरी ले गए। जी। उन्होंने हमको नहीं दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को देना होता था हुँ। लैंड।
उसके लिए। एक हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस नया बन रहा है, हसुआ में सीएचसी बन गया है, हाईवे सारे चौड़ीकरण आप लोग आपके सामने हो रहे हैं। बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है, ये सब लोग देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। जो आने वाले समय में 1-2 ही चीज़ें मैं समझता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं, जो अभी रह गई हैं। उनमें से एक सीवर लाइन है और दूसरा जो मेरा अपना टारगेट है वो है एक विश्वविद्यालय का। तो ये 2 चीज़ें इस अगले पंचवर्षीय में मतलब आगे का रोड मैप भी जो अगर मेरे मान पास लीजिए है। आप आते हैं। मेरे पास है। मैं फतेहपुर में हुँ, जब घूमता हूँ और सांसदी की तैयारी कर रहा था, तो साथ में पूरे फतेहपुर के विकास का रोड मैप भी तैयार कर रहा था। हुँ, कहाँ ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसको कैसे जैविक क्रांति के साथ जोड़ना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कैसे जैविक उत्पाद के साथ जोड़ना है। और मेरा तो अपना टारगेट जनता नहीं जानती है, लेकिन मेरा अपना टारगेट ये है कि मैं हमारे संकल्प पत्र में 6 फूड पार्क दिए हुए हैं। जी, जी। 6 फूड पार्क बनाएँगे उत्तर प्रदेश में, तो 1 फूड पार्क उसमें से मेरा टारगेट है कि हम फतेहपुर लेकर आएँगे। तो इस तरह से योजनाएँ दिमाग में बनती रहती हैं, लेकिन अभी साधारण विधायक होने के नाते और कोरोना काल होने के नाते, कोरोना काल में तो एक तो पैसा भी नहीं मिला जी, जी। और साथ ही साथ में सरकार का भी पैसा कहीं और लोगों की जान बचाने में गया। जी, कोरोना से एक बात ध्यान में आई, एक सज्जन ने हमसे पूछा कि विधायक जी जो है कोरोना काल में वो दिखाई नहीं पड़े वो बीच में। हुँ। जी, जिन्होंने पूछा है उनको आप जानकारी दे दीजिएगा, लगभग 5,000 लोगों के लिए जो बसें माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई, जी। वो मैंने ही लगवाई। ठीक क्योंकि है? आप दिखाई तो पड़े नहीं, मतलब ऐसा उनको लगा। नहीं, नहीं, हो सकता है मेरे बिहाइंड द। एक विधायक के हैंड्स होते हैं, जी, एक विधायक के काम करने वाले लोग होते हैं। जी, जी। नौवा बाग से लेकर और न जाने कहाँ तक लोगों ने खाना बाँटा। हुँ, कई लोगों को तो 2-2 3-3 बार बाँटा हुँ। और लगातार यहाँ से जहाँ बैठे हुए हैं, जी, पैकेट्स बनकर तैयार रहे रहते रहते थे। रोज़ लगभग 50-60 लोगों को हम लोग देते रहे। उसके बाद में सरकार ने योजना शुरू कर दी देने की। हुँ, उस योजना के तहत जाकर उनको एरिया बताकर बाँटा जाता था डेली। हुँ, और मेरे एक बहुत ही अभिन्न साथी डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव उस वक़्त जीवित थे और उन्होंने बहुत काम किया। वो फतेहपुर विकास मंच, बीजेपी और कई संस्थाओं ने मिलकर काम किया। हम सारी संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे थे, जी, आर्थिक तौर पर मदद भी कर रहे थे। जी। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। विधायक जी, एक सज्जन हमसे मिले, उन्होंने कहा कि जो है विधायक तो बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी पढ़े लिखे विधायक यही बने, लेकिन इनके साथ के जुड़े हुए कुछ लोग जो है वो सही नहीं है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वो विधायक जी को वोट दें, मेरे साथ वालों को वोट ना दें। जी, विधायक विधायक जी। जी अगर अच्छे हैं, जी, तो विधायक जी अच्छे ही काम करेंगे। हुँ, साथ वालों के कहने का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता है। जी, कभी-कभी होता क्या है कि क्योंकि मेरे आस-पास आप देखते होंगे अधिकतर युवा साथी रहते हैं। जी, जी। उन्हें उनके राजनैतिक परिपक्वता उतनी नहीं होती है, जितनी कि होनी चाहिए इस जगह पर। लेकिन मैं जिस ऊर्जा से काम करता हूँ, मैं किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ काम कर नहीं पाता हूँ क्योंकि वो लोग जल्दी थक जाते हैं। ये युवा साथी थकते नहीं हैं, लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सब में कमियाँ होती हैं, मुझ में ना हो तो मैं दूसरे पर उँगली उठा सकता हूँ, मुझ में भी होंगी, तो इसलिए मैं उँगली उठाने का काम नहीं करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है, मेरे नज़दीक के किसी भी व्यक्ति से, वो आकर मुझे कहेगा, तो कितना भी नज़दीक का व्यक्ति होगा, यदि गलत होगा, तो उसके साथ न्याय किया जैसे जाएगा। विक्रम सिंह सदर विधायक हैं वर्तमान में और प्रत्याशी हैं भाजपा के। किसी और राजनेता से हम बात करेंगे।